उर्दू एकेडमी को चाहिए कि अब तो फारसी एकेडमी यहाँ होने से, लिहाजा उर्दू एकेडमी को चाहिए कि अलग से फारसी और अरबी, सिर्फ फारसी नहीं अरबी ज़बान के हवाले से भी उनको कोई ऐसा, जैसे बंगला लैंग्वेज सिखाने के लिए वो जो हर जगह उर्दू एकेडमी को अपनी उर्दू ज़बान को बचाने के लिए फारसी और अरबिक ज़बान दोनों का ये कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। हिंदुस्तान में फारसी जबान धीरे धीरे दम तोड़ रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पर्सियन स्टडीज ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सियन स्टडीज लंदन और इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड रिसर्च डिपार्टमेंट हायर सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के इश्तराक से ICCR में बाउनवान मरकजी एशिया और जनूबी एशिया में तारीख, सकाफत और अदब पर फारसी जबान के असरात पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, जहां शोरका ने फारसी जबान की डूबती हुई कश्ती का रोना रोते हुए कहा कि अगर जबान उर्दू बचाना है और इकबाल और मिर्जा गालिब के बारे में जानना है और इनका मुताला करना है तो फारसी जबान की जानकारी बेहद जरूरी है। इस दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पर्सियन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर सैयद अख्तर हुसैन, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाती गुहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबाए फारसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरशादुल कादरी, प्रोफेसर उमर गजाली, प्रोफेसर मुजफ्फर आलम, ख्वाजा अहमद हुसैन, मौलाना आज़ाद कॉलेज के गुलाम मोइनुद्दीन के अलावा दिगर मकाला निगारों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना मकाला पेश किया। ये सेमिनार गरचे ICCR के रविंद्र भवन में मुनक़िद हो रहा है, लेकिन इसके जो तश्कील देने वाले हैं वो ICCR नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पर्शियन स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ एंड रिसर्च वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन स्टडीज़ लंदन, ये लोग इसके तश्कील देने वालों में से हैं। और हम पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से दानिशमंदों को हम लोगों ने मदऊ किया है जो यहाँ आए हैं और अपनी तहक़ीक़ात के साथ आए हैं। और असर हाज़िर में जब ज़बान, अदब, तहज़ीब इनको ख़तरा लाहक है, आज के जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी उभर रहे हैं, ज़्यादातर जंग का बाज़ार गर्म है, इक़्तिसाद को लेके लोग परेशान हैं और हर तरह की साजिशें हो रही हैं। ज़बान, अदब, तहज़ीब इन सब की तरफ लोगों की तवज्जो बहुत कम है। गरचे लिटरेरी फेस्टिवल थोड़ा बहुत इनेकाद हो रहा है और ये उम्मीद की एक किरण नज़र आती है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पर्शियन स्टडीज़ अपने दूसरे हमकारान के साथ ये सेमिनार मुनक़िद किया है। और हमारा मकसद ये है कि जो लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं, ख़ास करके तारीख़ के वो मुहक़्क़िक़ जो कुरून वस्ता के माहिर हैं और वो लोग जो तर्जुमे के मुतालियात से शग़फ़ रखते हैं और वो लोग जो ज़बान की तदरीस और तहक़ीक़ में सरगर्म हैं, उन सब को हमने एक जगह किया है ताकि ज़बान, तहज़ीब, तमद्दुन और तारीख़ इन सब के ऊपर फ़ारसी ज़बान व अदब का, ख़ास करके साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया जैसे ममालिक के ऊपर क्या इसके असरात मुरतब हुए हैं, उन सब का तज्ज़िया और तहलील किया जाए। और ये तज्ज़िया और तहलील जो इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कर रहे हैं, इसको चाहते हैं आप जैसे मीडिया के हवाले से और ज़रिए से इसको आवाम तक पहुँचाएँ। और सिर्फ़ एक पैगाम देना चाहेंगे कि ज़बान, अदब इन सब का मुताला उतना ही अहम है जितना इक़्तिसाद या मैनेजमेंट या मेडिसिन का मुताला है, क्योंकि हमारे माशरे को सिर्फ इक़्तिसाद और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तहज़ीब की भी ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ जो भी आप देखेंगे, जितनी भी अंजुमनें हैं, वहाँ पे किसी एक चीज़ की कमी अगर हम लोगों को महसूस होती है तो वो तहज़ीब की कमी महसूस होती है। और तहज़ीब का सीखना, तहज़ीब को समझना, तहज़ीब का बरतना, ये हम लोगों का मंशा है और नज़्बुल ऐन है। वक्त के साथ साथ मुद्दत दौड़ती नजर आई, क्या लग रहा है कि इस तरह के सेमिनार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस माशरे में? फ़ारसी को ज़रा सा दूसरे अंदाज से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर लोग जो हमारे तलबा और तलबात हैं वो माश के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। अगर आप माश के साथ इसको जोड़ के देखिएगा तो यकीनी तौर पे इसका बाज़ार इतना गर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इससे वाबस्ता और सब मसलन एक अच्छी उर्दू जानने के लिए, एक अच्छा उर्दू अदब जानने के लिए फ़ारसी का मुताला बहुत नागुज़ीर है और इससे कोई इज्तनाब नहीं कर सकता है। मसलन हमारे यहाँ अल्फाज की अदायगी,
तरकीबात, इकबाल को अगर कोई पढ़ना चाहे, मिर्ज़ा गालिब को पढ़ना चाहे, तो बग़ैर फ़ारसी के मैं नहीं समझता हूँ कि इकबाल या गालिब के मुताले में एक कदम भी कोई आगे बढ़ सकता है। लिहाजा फ़ारसी का ताल्लुक़ माश के साथ नहीं है, सकाफ़त के साथ है, तमद्दुन के साथ है, तारीख़ के साथ है। अगर किसी को ज़बान आती है और अदब आता है, फ़ारसी ज़बान और अदब, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहते हैं कि मरने वाली चीज़ है, बल्कि ये तो लायमूत है। जब तक हमें तहज़ीब और तमद्दुन और तारीख़ की ज़रूरत है, इसका मुताला भी उतना ही नागुज़ीर है और ज़रूरत है हमारी, और इससे इंसान की अपनी भी शख्सियत की तश्कील होती है। आप बताइए, हमारे बर्र सग़ीर में इकबाल जैसा बड़ा शायर पैदा नहीं हुआ है। 1000 साल की तारीख़ में अगर आप देखिएगा, इकबाल जैसा बड़ा शायर पैदा नहीं हुआ है। हत्ता रविंद्रनाथ टैगोर भी इकबाल के बहुत बड़े कायल थे। इकबाल के घर 2 दफ़ा वो गए थे उनसे मिलने के लिए। इकबाल के मरने पे उन्होंने जो इजहार तासुफ़ और इजहार मलाल किया है वो पढ़ने लायक है। मसलन इकबाल जब गुजर जाते हैं तो टैगोर कहते हैं कि ये ऐसा वक्त है कि हम इकबाल को खो नहीं सकते हैं, जबकि एशियाई अदब को अभी अपना मकाम पाना है दुनिया के अदब में, और इकबाल वो पैगम्बर अदब है जो एशियाई अदब को लेकर के बैनुल अक़वामी सतह पे ले जाता है। इकबाल की फ़िक्र, इकबाल की ज़बान, और इकबाल की अगर आप तालीफ़ात देखेंगे, उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी में उसका कलाम है। इसी तरह गालिब को आप देखें, गालिब को हम तो उसके एक कम हजम दीवान से पहचानते हैं, दीवान गालिब, या कुछ खतूत उसके हैं उसकी वजह से हम कमतर जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उसके अशार की वजह से, शायरी गज़लों की वजह से जानते हैं। लेकिन इन गज़लों और खतूत से ज़्यादा गालिब ने फ़ारसी में उसने लिखा है। उसकी मसनवियों को आप देख लें, क़साइद को उठा के देख लीजिए, या खतूत जो पंज आहंग में गालिब ने लिखे हैं, इन सब की अपनी इनफरादियत है, अफादियत है। और बग़ैर फ़ारसी जाने हुए उर्दू के जो हज़रात हैं, उर्दू से जिनका ताल्लुक़ है, उर्दू के मुअल्लिम हैं, उर्दू के तलबा और तलबात हैं, वो इकबाल और फ़ारसी का कम अज़ कम इन दोनों का हद तो अदा नहीं कर सकते। असल में नेशनल सेमिनार, स्टेट सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार तो होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन उस सेमिनार का मकसद और मिनहाज क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ज़बान के लिए। अगर उस ज़बान के सेमिनार से या उससे कुछ हमारा मकसद अगर हल नहीं होता है कि उस ज़बान की तरक्की या अदब की नशो नुमा ना हो, तो सेमिनार का मतलब नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ मौजू दिया गया है, उस मौजू के ताल्लुक से ये बात समझ में आती है कि ज़बान और अदब दोनों के ताल्लुक से तरक्की के मराहल सामने आ रहे हैं, और तरक्याती मनाजिल पे हमारे जो नए स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी अपने पेपर्स प्रेजेंट किया और करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोफेसर सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन स्टडीज़ के लंदन के, फिर IIPS जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पर्शियन स्टडीज़ के, उसके तहत जो ये प्रोग्राम हो रहा है, और ILSR कोलकाता गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत जो कोलैबोरेट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर्शियन लैंग्वेज लिटरेचर की इंपॉर्टेंस हमारे सामने है। और आज के ज़माने में इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि पर्शियन ज़बान ज़िंदा है और कई स्टेट में, कई कंट्रीज़ में बोली जाती है, और वर्ल्ड वाइड इसकी ज़बान की शोहरत है। जिस तरह से कहते हैं कि यूनेस्को ने एक ज़माने में, आज से कुछ साल पहले, उन्होंने रूम का जश्न मनाया था, पूरा साल, पूरी सदी मनाई थी। तो पर्शियन को इसलिए इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये ज़बान बोली जा रही है, और हिंदुस्तान और बर्र सग़ीर में इस ज़बान की अमल दखल काफ़ी रहा था। और ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ उसके डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें जो उसकी लफ्ज़ियात है, उसकी जो अपनी खुश उसलूबी है, उसकी जो चीज़ें हैं हमारे सामने, जिससे हमें खुशनुदी हासिल होती है, हमारी तहज़ीब में, हमारे कल्चर में वो चीज़ें रची बसी हैं। बिलखुसूस अगर कहा जाए कि बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर में जितनी परसेंटेज पर्शियन की है, अरबी की है, वो से एक समझ में आती है बात कि 65% ज़बान जो है अरबी और फ़ारसी की शामिल है, शमूलियत अख्तियार कर चुकी है बंगाली में, जो हम नॉर्मल उर्दू वाले हिंदुस्तानी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो हज़रात बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पर्शियन में इतनी ताकत है कि वो किसी भी ज़बान में जाकर ज़म होती है, और वो उस ज़बान का हिस्सा बन जाती है और अपनी शनाख्त भी कायम रखती है। तो पर्शियन के साथ भी ये मामला है कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के ज़माने में हो, या उससे पहले सूफिया कराम का ज़माना हो, या फिर आप मुग़ल पीरियड और उसके बाद का भी ज़माना हो, ब्रिटिश पीरियड में भी देख लें कि वहाँ पर पर्शियन की डेवलपमेंट हुआ था, और पर्शियन की बुनियाद पर, और आज भी पर्शियन का जो अदालती ज़बान जिसे कह सकते हैं, वो पर्शियन आमिज़ ज़बान है। तो पर्शियन से
हटकर हमारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। और चूँकि पर्शियन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हमेशा से रही है और उसके अदब की जो शनाख्त है वर्ल्ड वाइड है, जिसे दोबारा जिसकी बाजियात के लिए ज़रूरत है कि नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार किए जाए और नए स्कॉलर्स को मौक़े दिए जाएँ ताकि उस पर नई तहक़ीक़ात सामने आएँ और ज़बान की तरवीज व अशात हो सके और उसकी मकसदियत जो हमारे सामने है वो वाज़े हो सके, ताकि इससे दूसरी ज़बानें भी इस्तेफ़ादा कर सकें जिस तरह से उर्दू ज़बान ने इस्तेफ़ादा किया। और उर्दू ज़बान इतनी बुलंदी पे है, वो फ़ारसी और अरबी की ही देन है और उसमें जो चाशनी है वो हमारी उर्दू में भी आ चुकी है। तो इस ज़बान से जो करीब होगा उसके अंदर वो खुशनुदी और चाशनी आएगी और पर्शियन आमेज़ ज़बान होगी, उसकी तहज़ीब और सकाफ़त भी उसी हो जाएगी। तो ये एक ज़रूरी है। Something about it. Well, first of all, I think it's a very great idea to bring us all together to discuss these important points, because we know that Persian studies was a very important aspect of the situation here in India with, first of all, the Mughal Empire, and then the contributions made by international scholars, really, in India to the study of Persian. And we know there was, of course, a big a presence of Persian people, Iranian people in India, and so there's a lot of interconnection. So it's a big opportunity for us to discuss these important points. And Indonesia also, yes, and Malaysia, there's a lot of Persian there. I think maybe in Indonesia, Arabic is also very important. It's not just Persian studies. But, yeah, sorry? What is your good name? What is your good name? My good name is Charles Melville. Yeah. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन स्टडीज़ जो इधर किया, कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया, हम लोग उसके साथ है एज ए कोलैबोरेटिव पार्टनर इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ एंड रिसर्च कोलकाता हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय। वी आर आल्सो प्लानिंग टू प्रोवाइड द कोर्सेज इन पर्शियन लैंग्वेज। So that's why we are collaborating with them and we started already project. इंडियन लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस जो तेजी से खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको किस तरह से बदल? हाँ, इसीलिए पर्शियन लैंग्वेज का कोर्स हम लोग प्लान किया, नया दौर से चालू होगा। जो हम लोग हमारा हेरिटेज के बारे में जो जानना चाहते हैं तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जितना है इंस्क्रिप्शन जितना पर्शियन में अरबिक में है वो हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन सर के साथ वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। सैयद अख्तर सर भी हमारा एडवाइजरी बोर्ड में है, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी में। एंड इसका QR कोड भी तैयार होगा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, जिससे वो रिसर्चर एंड टूरिस्ट लोग आके उसके बारे में जान सके जो क्या क्या हुआ था हिस्ट्री। जो डॉक्टर स्वाति गुहा, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ एंड रिसर्च कोलकाता। कह रहे हैं फ़ारसी ज़ुबान ख़ास करके हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में खो गया है, क्योंकि जो इसकी अफादियत है वो धीरे धीरे अफादियत अपनी जगह रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आवाम में ऐसा लगता है कि इसकी अफादियत कम गई है। अब उसको अवामी सतह पे देखा जाए, हुकूमती सतह पे देखा जाए, वो सतह तय करना तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन हाँ इसकी अफादियत कमती नज़र आ रही है। जबकि जी बहुत सारे लोग पर्शियन मेरा कहना ये है कि देखिए ज़ुबान जो पनपती है या तो फितरी एतबार से पनप जाए, जैसे उर्दू वो फितरी ज़ुबान है हिंदुस्तान की, वो अपने आप पनपती है, चाहे उसको हुकूमत पन पाए ना पन पाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब बताते खुद वो ज़ुबान तरक्की करेगी, क्योंकि एक बच्चा ज़मीन समझता है, आसमान समझता है, पृथ्वी और आकाश और गगन चुंब अंबर नंबर ये कोई नहीं समझता है, उसको समझाना पड़ता है। लेकिन फ़ारसी वैसी फितरी ज़ुबान तो हिंदुस्तान की नहीं है, लेकिन हाँ हुकूमती ज़ुबान, हुकूमत की ज़ुबान बहुत ज़माने रही है, इसके पीछे हुकूमत की तायीद रही है। अब वो तायीद बहुत कम है, लिहाजा जो ज़ुबान की तशहीर होनी चाहिए अब फ़ारसी वाले उसकी तशहीर करें, लेकिन जब तक कि किसी ज़ुबान से कोई पेशा जुड़ता नहीं है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता है, वो ज़ुबान पनपती नहीं है अगर फितरत से जुड़ी हुई नहीं है। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र आलम है, मैं इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, अरबी पढ़ाता हूँ, हैदराबाद से ताल्लुक़। असल ज़बान को अब रोज़गार से जोड़ सकते हैं कि हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो हमको मुलाजमत मिलेगी, हम बंगला पढ़ेंगे तो मुलाजमत मिलेगी, हिंदी पढ़ेंगे तो मुलाजमत। नतीजा यह है कि मगरबी बंगाल के उर्दू मीडियम तलबा और तालबात माध्यमिक में इस बार उसका रेशियो बहुत गिरा, लेकिन इस ज़बान के फ़रोग के लिए 2 रोज़ा
कौमी सेमिनार जो दिल्ली से आकर के डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन ने ICCR में मुनक्किद किया और मुझे भी यहाँ सुनने के लिए इन्होंने दावत दी, मैं आया और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि 4-5 बच्चियों ने जो मकाले पढ़े उसमें सब के सब गैर उर्दूदा गैर पर्शियन ज़बान वाले, यानी हिंदी स्पीकिंग कह लीजिए, चाहे वो दिल्ली से आई हो, हरियाणा से आई हो या उत्तर प्रदेश से आई हो। तो ज़बान का फ़रोग देखिए 800 साल तक ये ज़बान यहाँ सरकारी ज़बान रही, अलमिया है कि अब, लेकिन हिंदुस्तान की यकजहती और हिंदुस्तान को बैरून ममालिक से जोड़ने के लिए भारत सरकार को इस ज़बान को फ़रोग देने के लिए, अब देखिए आज का ये सेमिनार हुकूमत मगरबी बंगाल के गवर्नमेंट के इश्तराक से ये हुआ। सरकार ने कहीं ना कहीं इसको बरकतो बासू साहब को आने की बात थी, लेकिन किसी भी वजह से ना आ सके। लेकिन यहाँ आप सेमिनार में देखें ICCR एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जहाँ ये सेमिनार जिसकी असल बुनियाद फ़ारसी है, जो फ़ारसी नहीं लिख पढ़ सकेगा वो उर्दू ज़बान पे उसको फ़ौक़ियत हासिल नहीं होगी। इसलिए उर्दू एकेडमी को चाहिए कि अब तो फ़ारसी एकेडमी यहाँ होने से, लिहाजा उर्दू एकेडमी को चाहिए कि अलग से फ़ारसी और अरबी, सिर्फ फ़ारसी नहीं अरबी ज़बान के हवाले से भी उनको कोई ऐसा, जैसे बंगला लैंग्वेज सिखाने के लिए वो जो हर जगह, उर्दू एकेडमी को अपनी उर्दू ज़बान को बचाने के लिए फ़ारसी और अरबिक ज़बान दोनों का ये कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उर्दू और फ़ारसी से जो नाबलद है वो। आज तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी सेंटर डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन साहब, ये हमारे मौलाना आज़ाद के जवां साल प्रोफेसर मोइन साहब, खालिद जुबैर साहब की, आप देखिए फॉरेनर कितने आए। तो जब उनको इतनी दिलचस्पी है तो हमारे लोगों में अदम दिलचस्पी, ये बहुत अफसोसनाक अलमिया है कि फ़ारसी ज़बान के असरात अंग्रेज़ी पर भी हैं। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये हमारी शमा साहबा, देखिए फादर जो हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं, हमें लगता है ऐसा महसूस होता है वो फ़ारसी से या पिदर से फादर, मदर जो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, मादर फारसी ज़बान है और मादर से मदर हो गया तो दुख्तर से डटर हो गया। तो जब बगैर जो फारसी नहीं पढ़े और फारसी के वजह से ईरान और दूसरे इस्लामिक ममालिक से हिंदुस्तान के अच्छे मरासिम हो सकते हैं, इसलिए इस ज़बान को भी फ़रोग़ होगा। जब हम हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला करते हैं, फ़ारसी अदब की तारीख़ का हिंदुस्तान में मुताला करते हैं तो देखते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में फ़ारसी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की ज़िंदगियों में इतनी रच बस गई थी कि एक तरह का, जिसको ग्रेट पर्शियनाइजेशन ऑफ इंडियन लाइफ जिससे ताबीर कर सकते हैं, जिसको मुस्तशरिकीन ने कहा है कि हर शोबे में मराठा जो वो भी मुग़ल स्कूल ऑफ मैनर्स को फॉलो करने लगे थे। मिर्ज़ा गालिब 19वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान ये कलकत्ते आते हैं अपने पेंशन केस के सिलसिले में, वो अंग्रेज़ गवर्नर से, अंग्रेज़ ऑफिसर से मिलते हैं तो वो भी मुआनका करते हैं, उनको पान पेश करते हैं। तो ये फ़ारसी जितनी भी उन्होंने भले ही कोशिश की हो कि फ़ारसी की ज़बान की जगह उर्दू ज़बान को रिप्लेस करें, लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों में रच बस गई है। आज भी हम फ़ारसी के असरात को कम नहीं कर सकते हैं। तो ये उसी जानिब एक कदम है कि एक फ़ारसी जिसमें ना जाने कितना इल्म व हिकमत का बेशबहा गंजीना है, जिनके मैनुस्क्रिप्ट्स की शक्ल में हमारी लाइब्रेरियों में पड़े हुए हैं, जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर एक बेदारी आए, हमारे अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी आए, ताकि हम हमारी जो ये विरासत है उस विरासत को हम संजो कर रख सकें और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी एक चीज़ मुहैया कर सकें कि देखिए हमारे आबा व अजदाद साइंस, न सिर्फ ये कि शेर व शायरी में फ़ारसी में किताबें मौजूद हैं, बल्कि साइंस है, रियाजियात है, नजूम है, ज़िंदगी के जो भी शोबा हो, उलूम और साइंस के जो भी शोबे हों, उन तमाम शोबों में फ़ारसी की किताबें मिलती हैं जो आज उसका कोई पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की पूरी मेडिवल हिस्ट्री का दारोमदार फ़ारसी ज़बान के ज़ख़ीरे पर है, फ़ारसी ज़बान के रिसोर्सेज़ पर है। अगर कोई तारीख़ मयाना, तारीख़ वस्ता का मुताला करना चाहता है, उसमें तहक़ीक़ करना चाहता है और वो फ़ारसी अदब से नाबलद है तो वो अच्छी तहक़ीक़ नहीं कर सकता है। बेदारी ज़रूर हम सबों की, ये सिर्फ एक साइड, अगर हमने ये कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी और सिर्फ हम एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी थोपते रहें तो फिर मसले का हल नहीं है। हम सबों को मिलकर इस ज़िम्न में काम करने की ज़रूरत है। दो ज़रबुल मसल है हिंदुस्तानी फ़ारसी के मुतल्लिक़ कि
पढ़ो फारसी बेचो तेल, और एक है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो पहले जो ज़रबर मसल है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये ऐसा नहीं था, ये था पढ़े फारसी बेचे तेल। ये देखो किस्मत का खेल, यानी कि जो फारसी पढ़ते थे वो आला ओहदे में होते थे, मगर आज चूँकि ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ये वीक हो गया है, माली एतबार से इसके कोई नहीं है, या सरकारी अदारों में अब नौकरी नहीं मिलती है, मगर इसके दूसरे जो पहलू को हम देखते हैं वो ये है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये ज़रबर मसल हमें इसके लिटरेरी इंपॉर्टेंस को बता रही है। इस ज़रबर मसल को कोई बदल नहीं पाया, मगर दूसरे वाले को बदल दिए। अब जैसा कि अभी ख्वाजा सर के मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि फ़ारसी के बगैर उर्दू नहीं, तो मैं इकबाल का सिर्फ एक शेर यहाँ कोट करना चाहता हूँ। इकबाल कहते हैं कि क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, महवे गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल की सुनूँ, हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हो के खामोश रहूँ, जुरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदन है मुझको। अब आप देखिए उर्दू है कि फ़ारसी है, कि जो फ़ारसी जानेंगे वही इस शेर को समझ पाएंगे। अब वो जो कहते हैं कि खिताब नौजवानान मुस्लिम, उसे जब उस पर जब कंक्लूड करते हैं तो गनी कश्मीरी के शेर से करते हैं जो कि फ़ारसी में गनी आन रोज़ सियाह पीर कनंदा तमाशा कुन कि नूर दीदयश रोशन कुन चश्मे जुलेखा रहा। तो अब ये कंक्लूड है ये उस पूरे नज़्म का, अगर कोई फ़ारसी जानेगा वही मुकम्मल उर्दू जानेगा, ये इंपॉर्टेंट है। गुलाम मोइनुद्दीन, मौलाना आज़ाद कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन। हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग एक पर्शियन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं। जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम है जो हम कैलकाटा में आके एक पर्शियन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल है जहाँ पे सब लोग अपने अपने पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अलग चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। और जो हमारा थीम है कि पर्शियन लैंग्वेज और मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के ऊपर जो भी जितने लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अलग चीज़ें पता चल रही हैं। सब कोई एक नई थीम के साथ, एक नए पेपर के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा खुद का फील्ड है, जो खुद का इंटरेस्ट है, उससे हट के और उससे अलग भी कुछ चीज़ें हमें पता चल रही हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ पता चल रहा है पर्शियन लैंग्वेज के बारे में, जो कि आजकल मतलब लोग उसको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बट इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, इस तरीके की गैदरिंग्स के थ्रू पर्शियन लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बट बाकी और लोगों के लिए भी। तो इन कॉन्फ्रेंसेस, इन टॉक्स के थ्रू भी हम लोग जो हैं पर्शियन को एक बहुत बढ़ावा मिल रहा है। से नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, बरेली शहर से, लेकिन मैं एक पीएचडी हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ और मैं अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में अपनी पीएचडी कर रही हूँ। जी, मेरा नाम संदल दीप कौर है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पर्शियन पढ़ रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रही हैं पर्शियन? जी पीएचडी। देखा जा रहा है कि पर्शियन का बोलबाला इतना इस दौर में नहीं है, फिर भी आप पर्शियन में पीएचडी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो चीज़ों में छुप जाते हैं, तो दे जस्ट नीड आवर कंसिडरेशन एंड नीड आवर अटेंशन। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमें लैंग्वेज पढ़नी चाहिए ताकि वो चीज़ें